नमस्कार दोस्तों। शिया मुस्लिम आबादी वाले देश ईरान में जनता का आंदोलन उग्र दौर में पहुंच गया है। पिछले 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय से ईरान की जनता सड़कों पर है। सत्ता विरोधी आंदोलन 21 राज्यों के 100 से अधिक शहरों में भड़क चुका है। हाल ये है कि इस हिंसा के जवाब में सुरक्षा बल दनादन गोलीबारी कर रहे हैं और अब तक 538 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन फिर भी जेनजी यानी युवावादी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रही। हाल ये गुस्साई भीड़ ने सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब तक 50 के आसपास सुरक्षा बलों के जवान मारे जा चुके हैं। भीड़ ने 6 सुरक्षा बलों को एक साथ जिंदा जला दिया। इतना ही नहीं, धार्मिक देश में मस्जिदों पर ये हमले होने लगे तो इसे क्या कहेंगे। भीड़ ने 25 मस्जिदें, 26 बैंक, 10 सरकारी इमारतें, 24 सरकारी अपार्टमेंट, 48 फायर ट्रक, 42 सरकारी बसें, 3 मेडिकल स्टोर आपके हवाले कर दिए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा बलों ने 10,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। ईरान के लोग अब पूरी दुनिया में सत्ता विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। लंदन में ईरानी महिलाओं ने खामनेई की सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन निकाला। ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शन कई कारणों का नतीजा है। सबसे बड़ा कारण है महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली। दरअसल अमेरिका के प्रतिबंध लगने के बाद ईरानी अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। तेल निर्यात घटा है, मुद्रा कमजोर हुई है और आम आदमी की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई है। इसके साथ ही कट्टरता बढ़ने की वजह से सामाजिक आजादी का मुद्दा भी बड़ा कारण है। महिलाओं की स्थिति, कपड़ों से जुड़े सख्त नियम, अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी और इंटरनेट पर कंट्रोल ने लंबे समय से लोगों में नाराजगी पैदा कर दी है। युवा आबादी जो इंटरनेट और बाहरी दुनिया से जुड़ी है, खुद को अब घुटन महसूस कर रही है। तो इस आंदोलन का एक बड़ा कारण यह है कि ईरान सरकार जो है वो कई देशों में उग्र आंदोलनकारियों को या कहें कि आतंकवादी संगठनों को, हिजबुल्ला, हैती, इनको धन देती है। इसकी वजह से देश में लोग गुस्से में है कि यहाँ के जो है आर्थिक संकट दूर नहीं हो रहा है और आप लोग पूरी दुनिया में पैसा बांटते फिर रहे हैं। इस आंदोलन से अमेरिका को ईरान को धमकाने का मौका मिल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया है, अगर ईरान के आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई जाती रही तो अमेरिका वहां हमला कर देगा और इसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। अमेरिका और इसराइल दोनों ईरान के खिलाफ कुछ महीने पहले एक छोटा युद्ध लड़ भी चुके हैं, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कराने का दावा किया गया था। और इन प्रदर्शनों के बीच ईरान ने अमेरिका को उल्टी चेतावनी दी है, अगर उस पर हमला किया तो अमेरिकी सैनिकों और इजराइलियों को निशाना बनाएगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिफाफ ने संसद में कहा, अगर अमेरिका ने हमला किया तो इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस, शिप्स और इजराइल हमारे टारगेट पर होंगे। तो लाइव सत्र के दौरान यह बयान दिया और अमेरिका को चेतावनी दी है और डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए। वैसे भी ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। एक तो ईरान को कई मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल है, दूसरा रूस, चीन और उत्तर कोरिया उसके साथ है। भारत के भी ईरान से बहुत संबंध है। हमारा तेल वहां से आता है, चावल बड़े पैमाने पर आता है, रासायनिक उत्पाद आते हैं और हॉर्मुज की खाड़ी जहां से पूरी दुनिया से संबंध बने हुए हैं, वहां से हमारा रास्ता भी खुला हुआ है ईरान की वजह से। ईरान पर हमले का मतलब है तीसरा वर्ल्ड वार भी हो सकता है, क्योंकि रूस और चीन खुलकर उसके साथ है। तो क्या है पूरा मामला, किस तरह से ये चीजें हो रही हैं, वो सब आपको आगे बताएंगे कि जिन अयतुल्ला अली खामनेई की सत्ता के खिलाफ आंदोलन चल रहा है वो सत्ता तक पहुंचे कैसे थे और अब जो है उनके खिलाफ आंदोलन क्यों हो रहा है। लेकिन पहले सुन लीजिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके बारे में। देखिए, शाह रज़ा पहलवी जो थे 1925 से लेके 41 तक जो था उनका रिजीम रहा और वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने पर्शिया से इसको ईरान बनाया और बहुत ही डेवलप किया था। उन्होंने मॉडर्न ईरान बना दिया था। वहां पे सारी सहूलतें थी। आप देखिए कि 1935 में क्या हुआ। उसके बाद मोहम्मद शाह रज़ा पहलवी जो थे मोहम्मद पहलवी, उन्होंने 1979 में जो है वहां पे तख्ता पलट हुआ। उनका कारण क्या था कि इन्होंने अपना एक रिलीजियस एजेंडा चलाया ख़ुमैनी साहब ने, और धर्म के नाम पर, यानी अपनी इस्लाम के और शिया मजहब के नाम पे उन्होंने वहां पर चलाया। और वो इतना जोर पकड़ गया कि ये जो मॉडर्नाइजेशन था उनका वहां पे, जो जिस तरीके से वहां पे जो कैबरे, नाच गाना और मॉडर्नाइजेशन था, रेस्टोरेंट वगैरह सब थे, उसमें बिना हिजाब के औरतें घूमती थी, जीन्स में, सब वो सब बंद हो गया। उन्होंने इतना रिलीजियस हिसाब चलाया जैसे ही तालिबानियों ने चलाया था अफगानिस्तान में। वो हिसाब हुआ। खैर धीरे धीरे वो कंट्रोल कर लिया उन्होंने, और कंट्रोल करने के बाद कई बार ताकतें जो थी उनमें विदेशी, मैं नहीं कहूँगा कि विदेशियों का हाथ नहीं है, विदेशी ताकतें भी उसमें इन्वॉल्व रही हैं। और जहाँ तक है, हर एजेंसी का, इंटरनेशनल एजेंसी अपना ट्राई करती है विदेशों की कि हम किस तरह से इनमें घुस सकते हैं।
तो ये आप ये देखेंगी कि 2000 से पहले यानी 95 या इधर आप लीजिए तो 2000 से जो लोग हैं 25 साल के 26 से जो जिनको कहेंगे नई जनरेशन, उस जनरेशन ने वो देखा नहीं था पहले। क्योंकि वो जो उससे पहले वाले थे पहलवी, उसके बाद वो जनरेशन थी, उसके बाद से नई जो जनरेशन आई, उसने कुछ इस तरह नहीं देखा, सिर्फ रिलीजियस देखा। और वहाँ पे हिजाब था, सब बातें थी। मैं भी वहाँ गया हूँ तेहरान, तो वहाँ इस तरीके से था कि वहाँ पर फिर सैंक्शन लगना शुरू हो गई और सैंक्शन लगने की वजह से जो है ईरान जो है बड़ी स्थिति खराब हो गई है और वहाँ पर जो है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत गिर गई है। आपको समझिए कि बहुत ही ज़्यादा, जबकि वो बहुत ज़्यादा रिच है हर मामले में, खनिज के मामले में, पेट्रोलियम के मामले में। आप देखेंगे वहाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जिससे कि ईरान जो है बहुत ही ज़रख़ेज़ कहलाता है, यानी प्रोडक्टिव कंट्री है। वहाँ हर तरह की चीज़ें हैं, हर तरह का क्लाइमेट है वहाँ पे। और वहाँ पे जो पर्शिया यानी ईरान की जो कारपेट है, वो दुनिया में जानी जाती है, सबसे एक्सपेंसिव होती है, पर्शियन कारपेट। तो आप ये समझिए कि पूरा उद्योग उनका जो है चौपट हो चुका है इस वक़्त। जो उनके नए यूथ हैं, वो अब वो काम नहीं करना चाहते, जैसे कारपेट की बुनाई हुआ करती थी, वो खत्म हो गई। आप देखेंगे कि जो धार्मिक बातें थीं, वो धार्मिक के आगे इंटरनेट आने से और जो मॉडर्न लोग चाहने लगे, फ़िल्में देखने लगे, ये सब चीज़ें जो बैन थीं, वो लोगों को इंटरनेट मीडिया से जो है जोड़ दिया गया और वो अपनी हर चीज़, एक्टिविटीज़ को दुनिया में साझा करने लगे। तो दुनिया में साझा करने लगे तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों बैकवर्ड जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कोशिश की है और कई बार कोशिशें हुई हैं, लेकिन कोशिश में सक्सेसफुल हुआ है ईरान। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा अगर है, तो इज़राइल को खतरा है। इज़राइल सोचता है, इसीलिए अभी देखिए अमेरिका ने भी उस पे अटैक किया था, चूँकि इसकी जो मिसाइलें थीं, वो डायरेक्ट जा रही थीं इज़राइल पर। उस वक़्त बीच में आया अमेरिका और उसने भी ट्राई किया अटैक करने का, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, मामला बेकार हो बिल्कुल, एक गया। बार फिर ऐसे ही अब हालात उन्होंने डॉक्टर देखा साहब है उभर के जो आ गए जो हैं कि जिस तरीके से अब फैल किसी भी गया ये, समय जो है हमले इसका वाली स्थिति आ बहुत गई ही है। बचना मुश्किल है। जी, मैं जो समझता अमेरिका हूँ क्या बहुत ही हमला कर कंडीशन जो है सकता है? खराब हो रही है और इस पे कहा है ट्रम्प साहब ने कि मैंने निगाह रखी हुई है, कुछ हुआ तो हम इस पे अटैक करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बात भी हम बहुत आराम से समझते हैं कि ईरान की जो स्थिति है वो थोड़ी सी क्या है काफी बदली हुई है और उस बदली हुई स्थिति में जो ये क्या नाम है आपका कहना चाहिए अभी ईरान मतलब जो सबसे ज्यादा फायदा था ईरान को इस स्थिति का फायदा क्या है नुकसान ज्यादा हो रहा है, अस्थिरता हो रही है, पूरे मतलब इकोनॉमिक डिस्टर्ब हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण था कि जो इजराइल वाला पोर्शन है, जिस इजराइल अमेरिका उसके नजदीक इजराइल के नजदीक था, अब वो ईरान को भी उसी तरह से अपने नजरिए देखता है और ईरान उस नजरिए देखता है, उसका नुकसान भारत को भी होगा और ईरान को भी होगा। भारत को क्या है और मतलब इस पूरे खित्ते के अंदर काफी डिस्टर्बेंस रहेगी, लेकिन अभी हम ये कह दें तत्काल रूप में क्योंकि ये पहले भी 80 के दशक में जो घटनाक्रम हुआ था और जो भारत और अपनी पूर्ववर्ती ने भी कहा कि यहाँ काफी चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी, कारपेट को लेकर के बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब एशिया से लेकर सभी जगह उसकी महत्वपूर्ण होता था कारपेट। और जितनी कहना चाहिए कि जब इस स्थिति के बाद अब जो स्थिति होती जा रही है, लेकिन ये स्थिति जैसे कहा ना कि हम करीब 80 के आसपास जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एएमयू में पढ़ते थे, तो उस समय पे भी जब खुमैनी साहब के आ रहे थे तो शाह का जो शासन था जो लंबे समय चलता आ रहा था, तो डाउन डाउन शाह होता था, डाउन डाउन शाह करके होता था और फिर वो सफल भी हुआ और ये आगे। लेकिन क्योंकि शाह जो और हम जानते रहे कि ईरान भी अफगानिस्तान में लग्जरी और बहुत ही संपन्न देश के रूप में हुआ करता था, लेकिन अब जब पिछले इधर के मतलब उस समय जो धार्मिक जब ये खुमैनी साहब आ गए और अभी खमनेई जी हैं, इनके रहते हुए चीजों को दुनिया ईरान को और अच्छा होना चाहिए था, ईरान को एक आधुनिक उसमें स्थिति लाना चाहिए था, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तो कुछ और होता, कुछ वो भी अपने आप से स्वयं में ट्रैक हो गए हैं और उनके यहाँ जो धार्मिक नेता है वो ये समझ रहे हैं कि अभी हम ऐसे ही अपने हिसाब से बांधे रहेंगे। ये जो आंदोलन हुए हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और अमेरिका सीधे सीधे हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कि बहुत सीधे तो नहीं कर पाएगा। वेनेजुएला में जो घटनाक्रम हुआ है, वेनेजुएला में जो हुआ है, वेनेजुएला वाली स्थिति को नहीं कर सकती है ईरान में, लेकिन इसमें कमतर भी कोई चीज नहीं है।
इससे कमतर भी उनको नहीं लगेगा कि हम ऐसा कुछ करें। लेकिन वो क्योंकि प्रवृत्ति है, लड़ने की प्रवृत्ति है, और उस लड़ने की प्रवृत्ति का अमेरिका को बहुत जल्द, अब देखिए अभी जिस तरह से एनआरसी वाली स्थिति हो रही है और लोग सड़कों पर भी हैं और नजरें सब चीज भी है, देखिए अभी आगे और क्या क्या होता है। बिल्कुल। तो अब जान लीजिए, जिन आयतुल्लाह अली खामनेई की सत्ता के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, वो सत्ता तक कैसे पहुंचे थे। दरअसल ईरान की धार्मिक सत्ता के सर्वोच्च मुखिया खामनेई के खिलाफ जनता आंदोलन कर रही है, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के ईरान बेहद कट्टर हो गया। उससे पहले बड़ा खुलापन था वहां। 1979 से पहले ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार थी, राजतंत्र था। ये सरकार अमेरिका समर्थित थी और तेजी से पश्चिमी तौर तरीकों को अपना रही थी। वहां के लोग काफी खुलेपन में जी रहे थे, लेकिन इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक दमन और धार्मिक तबके की नाराजगी बढ़ती गई। तब भी जनता का आंदोलन हुआ और उस समय के धार्मिक नेता रूहुल्लाह खुमैनी ने शाह के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया। लंबे निर्वासन के बाद 1979 में ईरान लौटे थे और शाह की सत्ता गिर गई। शाह के वारिस रजा पहलवी अभी अमेरिका में रहकर निर्वासित सरकार चलाने का दावा करते हैं और इस आंदोलन में उनको ही सत्ता सौंपने की मांग बढ़ चढ़ कर जनता कर रही है। ये भी एक बड़ी हैरानी की बात है। 1979 में इस्लामी गणराज्य बनने के बाद ईरान में खुलेपन और आधुनिकता की जगह इस्लामी संस्कृति पर जोर रहा। खुमैनी ने ईरान के लिए एक अनोखी व्यवस्था बनाई जिसे कहा गया विलायत ए फकीह, मतलब शासन ऐसे इस्लामी विद्वान के हाथ में होगा जो धार्मिक और नैतिक रूप से सबसे ऊपर हो। इस व्यवस्था में सर्वोच्च नेता सबसे ताकतवर पद बन गया। राष्ट्रपति, संसद और सरकार उसके अधीन हो गए। खुमैनी खुद पहले सर्वोच्च नेता बने। इसी क्रम में मौजूदा प्रमुख आयतुल्लाह खुमैनी आगे बढ़ के प्रमुख बने हैं। 1989 में पहले अस्थायी तौर पर मौजूदा प्रमुख को चुना गया और बाद में उनको स्थायी सर्वोच्च नेता बना दिया गया। तो सर्वोच्च नेता बनने के बाद खामनेई ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की, सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड पर नियंत्रण बढ़ाया, न्यायपालिका और मीडिया पर प्रभाव जमाया, विपक्ष और सुधारवादी नेताओं को कमजोर किया। समय के साथ बड़ी नीतियां बनाए, विदेश नीति, परमाणु कार्यक्रम और सुरक्षा फैसले सब उन्होंने अपने हाथों में ले लिए। आज ईरान में राष्ट्रपति बदलते रहते हैं, संसद आती जाती रहती है, लेकिन सर्वोच्च नेता वही रहते हैं, खामनेई। इन्हीं खामनेई के खिलाफ जनता में जबरदस्त विरोध है। आज खामनेई ही सेना के प्रमुख हैं, वे न्यायपालिका के मुखिया तय करते हैं, मीडिया और धार्मिक संस्थाओं पर उनका खासा असर है। इसीलिए प्रदर्शन हो, अमेरिका से तनाव हो, इजराइल से टकराव हो और आखिरी फैसला उन्हीं का माना जाता है। उनके खिलाफ 2009 में ग्रीन मूवमेंट उठा था, फिर 2017 में और 2019 में आर्थिक संकट की वजह से आंदोलन हुए और हाल ही में 2022 में महिलाओं ने अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन किया था। आपने खबरें सुनी होंगी, हिजाब उतारकर फेंक दिया था बहुत सारी महिलाओं ने, लेकिन सभी आंदोलन कुचल दिए गए। इस बार का आंदोलन जेन ज़ी के हाथ में है, जिन्होंने कई देशों में सरकारें बदल दी हैं, इसलिए इस आंदोलन को बेहद गंभीर माना जा रहा है। तो इंटरनेट ने पूरी दुनिया की जानकारी जिस तरह बढ़ाई है, उसके बाद जेन ज़ी में काफी गुस्सा है। वो अपने देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, वो इस घुटन से बाहर निकलना चाहते हैं और यही वहां आंदोलन की बड़ी वजह है। तो इस तरह से ईरान का आंदोलन चल रहा है, अमेरिका उसको धमका रहा है, लेकिन अमेरिका में ट्रंप की नीतियां, जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से उठा लिया, अपने देश ले आए, उससे कई देशों में जो है वो गुस्सा है। ऐसे में ट्रंप जो भी काम कर रहे हैं, अगर ईरान में भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करते तो उसका भारी विरोध होगा। और भारत की बात करें तो भारत ईरान के अच्छे रिश्ते हैं और भारत इसमें पड़ेगा नहीं, वो ट्रंप का समर्थन कतई नहीं करेगा और अगर हुआ तो इसमें जो है तटस्थ रहेगा। लेकिन रूस और चीन जो है खुल के ईरान के साथ है। तो ये स्थिति इस समय बनी हुई है पूरी दुनिया की। इसमें लगातार जो भी अपडेट होते होंगे हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।